नमस्कार दोस्तों। गृह मंत्री किसी परिवार को उजाड़ने की बात कह रहे हैं कि उनकी राजनीति दफन करने की बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री देश के सड़क परिवहन और जहाज रानी यानी जो पोर्ट मंत्री हैं, वो इस देश के लोगों से पिक्चर देखने को कह रहे हैं कि साहब ये फिल्म देखिए। एक डीआईजी छोटी छोटी लड़कियों को कह रही है कि आप इस दिन प्रेग्नेंट होना, ऐसे प्रेग्नेंट होना, स्कूल की बच्चियों। और इस देश को, वह देश जिसे हमने पैदा किया, जो हमारे पीछे चलता था, वह देश आंख दिखा रहा है। और जो देश हमारा दोस्त बन रहा था, जिस देश का राष्ट्रपति हमारा दोस्त बन रहा था, वो हमारे प्रधानमंत्री को अपने यहां नहीं बुलाता है, अपने सबसे बड़े कार्यक्रम में नहीं बुलाता है। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम 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 होते हुए चली जा रही है। रुपया गर्त में होता चला जा रहा है और विदेशी जमा पूंजी हमारी खत्म होती जा रही है। और देश के लोगों से मन भर के टैक्स वसूला जा रहा है। उन्हें टैक्स के चक्कर में जान देनी पड़ रही है। जी हां, कमोबेश यही हालत है। मैं अभी 2 दिन थोड़ा कुछ राज्यों में घूम के आया, और जिन 3 राज्यों में घूम के आया, उन तीनों राज्यों में जो समस्याएं सामने आई, एक जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कें हैं, यानी जो नितिन गडकरी के अंडर में, नरेंद्र मोदी के अंडर में सड़कें आती हैं, उन सड़कों पे टैक्स तो वसूला जा रहा है, उनकी बदहाली को ठीक नहीं किया जा रहा है, लोगों के हादसों का कारण बन रहे हैं और लगातार उसके कारण तमाम घटनाएं हो रही हैं। पौड़ी में बस गिरी और तमाम लोग मर गए। इसके अलावा भी और तमाम घटनाएं हुई हैं। तो ये घटनाएं होती चली जा रही हैं और सड़क पर रोज छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं जो आप तक पहुंच नहीं रही हैं और लोग मर रहे हैं। कोई उस पर सोचने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं है कि आखिर इतना भारी भरकम टोल टैक्स वसूल के, इतना भारी भरकम हमसे मोटर व्हीकल का टैक्स वसूल करके और तमाम सेस वसूल करके भी हमें आप सड़क पर सुरक्षित नहीं दे रहे। सड़क सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, सड़क पर कोई असिस्टेंस नहीं है। यानी आप सिर्फ पैसे चलिए। जिन देशों में टोल टैक्स वसूला जाता है सड़क पर, उनमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम असिस्टेंस दिए जाते हैं। यदि उन हाईवेज पर आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो आप कॉल करिए, वो आकर के आपका पंचर सुधरवाते हैं और वो करते हैं। कई देश मैं भी गया हूं तो यह स्थिति है। लेकिन यहां हमारा वह सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोगों से कह रहा है कि आप इमरजेंसी पिक्चर देखिए, इमरजेंसी फिल्म देखिए और ये करिए और वो करिए, और ये ज्ञान दे रहा है। स्वाभाविक सी बात है, सड़क परिवहन मंत्री सड़क की बात नहीं कर रहा है। और जो उसने वायदे किए थे सड़क कितनी सुरक्षित होगी, उसने खुद माना कि उसे शर्म आती है उस समय जब दुनिया के परिदृश्य में वो सड़क सुरक्षा पर बात करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद उसे पूरा नहीं कर सका जो उसने कहा था। यह है, आप समझिए, यह सत्य है। लेकिन आपसे वसूली में वो लगातार आगे रिकॉर्ड बना रहा है। परियोजनाएं डिले हैं, सब कुछ है, हर चीज बदहाली है, लेकिन साहब नहीं, बाकी तो अच्छा है। उधर हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह, जिसका काम है कि इस देश में कोई चीज दफन न होने पाए, जो इसकी बात ना करे कि क्या खत्म हो गया, वो
इस देश को एक सुरक्षा का एहसास दिलाए, वो चाहे राजनीतिक सुरक्षा हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे अपराधों से सुरक्षा हो या किसी भी तरह से। तो वह अमित शाह जब महाराष्ट्र में जाता है तो वहां वो कहता है शरद पवार और उनकी विश्वासघाती राजनीति और उद्धव ठाकरे जैसे फरेबी, जो फरेबी सीएम था, उन सब लोगों ने जिस तरह से किया तो उनको दफन कर दिया गया है, उनकी राजनीति को दफन कर दिया गया है। शरद पवार बीच बीच में डोरे डालते रहते हैं कि अरे शाह साहब, अडानी साहब, मोदी साहब, हमें बख्शे रहिएगा, और उद्धव ठाकरे भी धीरे से इधर उधर करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमित शाह का यह बयान उन्हें उनकी तस्वीर दिखा देता है कि भाजपा की नजर में तुम्हारी औकात क्या है। तो वो उन्हें उनकी औकात बताता है। वो बताता है, वो जनता की राजनीति पे बात नहीं करता, वह इस पर बात नहीं करता कि जनता के साथ जो धोखा दिया गया है, जो वायदे किए गए थे, उस पर बात नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में वायदा किया था और जो लाडली बहना की तर्ज पर उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी, उसमें से 30 लाख महिलाओं को जो चुनाव के पहले जोड़ी गई थी वो हटा दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ चुनावी पैसा दिया गया, वह किस्त दे करके आपको लगा कि आज बड़ा दे दिया, आपने भी जाके भरभरा के वोट दे दिया, और नतीजतन आज यह स्थिति आ रही है। तो विश्वासघाती जो हैं वही आपको बता रहे हैं विश्वासघाती। और यहीं पे बात करूंगा कि इसके बाद क्या हो। हालात ये ज्ञान देखिए, ये ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, तो क्या ज्ञान बांटते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल की डीआईजी, एक महिला डीआईजी, वो जाती है भाषण देने, और वो एक ज्ञानोदय स्कूल में बच्चों को, छोटे बच्चों को, लड़कियों को संबोधित करने जाती हैं। लड़के और लड़की दोनों को, सब बैठे, वहां वो ज्ञान देती हैं कि लड़कियों, आप अभी से प्लानिंग कर लो कि आप पूर्णिमा के दिन प्रेगनेंसी धारण करना, गर्भ धारण करना, आप सूर्य का इस तरह से पूजन करके जो है गर्भ धारण करना, आप ऐसे करके धारण करना। जिन बच्चियों को अभी उससे कोई सरोकार नहीं है, उनको आप गर्भ धारण बता रही हैं। जो बच्चियां अभी अविवाहित हैं, पढ़ रही हैं, उनको आप यह ज्ञान बता रही हैं। निश्चित रूप से दुखद स्थिति है। वो अभी इस स्तर पर भी नहीं पहुंची हैं कि वो उन सब चीजों को समझे कि हां कैसे क्या करना है। निश्चित रूप से सेक्स के ज्ञान की जरूरत होती है और वह आवश्यक भी होना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। आप लड़कियों को यह कह के एक क्यूरोसिटी पैदा कर रही हैं कि वो जाने कि हां कैसे होता है, क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो यह अपने आप में, क्योंकि गलत समय यदि खाना दे दीजिए तो वो नुकसान कर जाएगा, गलत समय दवा दे दीजिए तो नुकसान कर जाएगी। वही दवा जो जान बचा सकती है वो जान ले भी सकती है, और वही भोजन जो आपको जीवन देता है वो जीवन नष्ट भी कर सकता है। कब क्या देना है उसके लिए वक्त होता है, तो वक्त की जरूरत होती है। लेकिन साहब, यहां तो ज्ञानवान पैदा हो गए, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, और ये सब इसी तरीके के ज्ञान देने लगे हैं। तो यह अपने आप में दुखद है कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। तो जब देश में क्या हो रहा है तब हम बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, जो अल्पसंख्यक समुदाय है वहां पर, जैसे हमारे यहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है, हमारे यहां सिख अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक है, बौद्ध जैन अल्पसंख्यक है, उसी तरीके से
वहां पर हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक हैं और हिंदू बड़ी मात्रा में, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और उन पर 250 से अधिक हमले हो चुके हैं। तमाम सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तमाम लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, जो भी है वो न्याय का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर अत्याचार हो रहा है और यह मुद्दा अमेरिका की भी सांसद उठा चुकी, यह मुद्दा ब्रिटेन की सांसद भी उठा चुकी, यह मुद्दा कई कनाडा की सांसद भी उठा चुकी है और कई जगह उठाया जा चुका है। भारत में प्रियंका गांधी यह मुद्दा उठा चुके, राहुल गांधी मुद्दा उठा चुके और देश के तमाम वर्ग के लोग यह मुद्दा उठा चुके। तथाकथित हिंदूवादी लोग भी कई सारे ये मुद्दा उठा चुके, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से बांग्लादेश का बा नहीं निकला। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश को ताकीद नहीं कर पाए और हालत यह है कि बांग्लादेश हमें लगातार धमका रहा है, डरा रहा है। जब हमारे यहां त्रिपुरा में विरोध हुआ था बांग्लादेश की इन घटनाओं को लेकर के और वहां के दूतावास के सामने प्रदर्शन के दौरान कुछ बवाल हुआ था, तो हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने माफी मांगी थी। सोचिए, लेकिन बांग्लादेश कोई माफी नहीं मांग रहा। बांग्लादेश में हमारे उच्चायुक्त को तलब करके और धमकाया गया था, हमारे कुछ लोग बाहर कर दिए गए और अब फिर वही हुआ है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो तैनाती बढ़ाई गई है, उस तैनाती के बाद में बांग्लादेश ने हमारे उच्चायुक्त को बुला करके बुरी तरीके से धमकाया और कहा है यह आप समझ लीजिए, इस तरह से आप नहीं कर सकते और करेंगे तो हमें भी कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो आखिर हमारा प्रधानमंत्री इतना डर क्यों रहा है? हमारा विदेश मंत्री इतना डर क्यों रहा है? इतनी कायरता क्यों है? किसी को समझ में आ जाए? क्योंकि जो विदेश मंत्री का काम है वो कोई और मंत्री कर रहा है, जो उस मंत्री का काम है वो कोई और कर रहा है, प्रधानमंत्री किसी का काम कर रहा है और क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री हमारा ज्ञान देने में बिजी है, वो ज्ञान दे रहा है जो उसे खुद नहीं आता, जो उसने खुद कभी पालन नहीं किया। वो स्वामी विवेकानंद जी पर बात करता है, स्वामी विवेकानंद जी के किसी आदर्श पर वो बात नहीं कर सकता है, उसकी ये दशा है। तो जो व्यक्ति खुद स्वामी जी पे बात ना कर सकता हो, वो शख्स इस तरह की बात कर रहा है। तो अब आप समझिए, स्वामी जी ने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। और वह लक्ष्य क्या था? वह लक्ष्य था सहिष्णुता, वह लक्ष्य था ज्ञान, वह लक्ष्य था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वह लक्ष्य था वसुधैव कुटुंबकम। और यही भाषण दिया था शिकागो में हमारे बहुत युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वाभाविक सी बात है, उस पर होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर ज्ञान देते, खुद ना तो ब्रह्मचारी है, पहले झूठ बोले शादी नहीं हुई, फिर बीवी निकल आई, बीवी निकलने के बाद पता चला बीवी ने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा, किसने छोड़ा क्या है कुछ नहीं। बीवी तो कह रही है कि हम रहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं रख रहे हैं, क्या वजह है क्या नहीं है भगवान जाने। लेकिन उनके परिवार से मेरा काफी वक्त से रिश्ता है, तमाम सारे परिवार के लोगों का मेरे घर भी आना हुआ। स्वाभाविक सी बात है, जो बातें पता चलती हैं वो बहुत गंभीर है, चूंकि वो व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने बताई हैं, इसलिए मैं उसे सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना जानता हूं कि कोई भी अच्छा आदमी वह कर्म नहीं करेगा जो नरेंद्र मोदी ने किए। कोई मां नहीं चाहेगी कि मेरा ऐसा बेटा हो, कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरा ऐसा बेटा हो।
भले ही कितने बड़े पद पर पहुंच जाए। कोई भाई नहीं चाहेगा कि मेरा ऐसा भाई हो, बहन नहीं चाहेगी। पत्नी की स्थिति आप देख ही रहे। तो आप इससे समझ लीजिए, जो अपने परिवार का नहीं हुआ उनके साथ धोखे किए हैं और तमाम गुनाह किए हैं, अपने दोस्तों के साथ किए हैं, दोस्तों के परिवार के साथ किए हैं, उससे आप किस लक्ष्य की उम्मीद करें? वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा? नहीं करेगा। वो सर्वजन हिताय की बात करेगा? नहीं करेगा। वो कभी भी कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है और इसलिए उसका ज्ञान उतना ही नहीं। यह हालत है। तो यह ज्ञान दिया जा रहा है। बहरहाल इसी ज्ञान के बीच में एक बात आती है कि उन्होंने बड़ा हाउडी मोडी करके ट्रंप की अब की बार फिर से ट्रंप सरकार किया था। हमारे देश के हजारों करोड़ रुपया खर्च हुए थे और आज स्थिति यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं उस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री उसमें आमंत्रित नहीं होता है। वही प्रधानमंत्री जो उससे हर वक्त चिपका करता था। और जो चीन जिसको लेकर के तमाम बातें होती हैं, उस बगल में चीन के राष्ट्रपति को सादर आमंत्रित करता है। वहां की जनता अथाह धन उसके इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए देती है जिससे भव्य करे। हमारे यहां की तरह से नहीं कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, तो उस पे हमारे देश की सरकार का पैसा जो कि हमारे आपसे टैक्स से वसूला गया है वह लुटा दिया जाता है। वहां पर वह खर्चा उस देश का राष्ट्रपति पद का जो जीता होता है, जो शपथ ऐसे लेता है, वो उठाता है। नहीं तो नियम के तहत आप अंदर चुपचाप शपथ लीजिए, जो प्रक्रिया है। और यदि आप इस तरह आयोजन करेंगे तो आपको खुद पैसा वो भरना हो। आप इससे अंतर समझ सकते हैं। बहरहाल उसमें वो इन्हें इस काबिल नहीं समझता है कि बुलाए। यानी हमारे विश्वगुरु की यह स्थिति है। और उसके बाद क्या हो रहा? इसके बाद यह हो रहा है कि जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, देश की साख गिरती। आज देश की साख कौन गिरा रहा है? रुपया 86 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। करीब 86.5 रुपए का $1 हो गया। 86.5 रुपए का $1। और जब 56 रुपए 57 रुपए का हुआ था तब नरेंद्र मोदी ये चिल्ला रहे थे। और आज यह हालत है। कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। यदि अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो यह हालत क्यों होती? नंबर 1। नंबर 2, भारत की अर्थव्यवस्था में जो विदेशी जमा होता है, फॉरेक्स रिजर्व जिसे कहते हैं, वो हमारे देश का 10 महीने में सबसे निचले स्तर पे आ गया है। यानी रुपया भी आ गया और ये आ गया। और ये तब है जब हमसे जीएसटी करीब करीब डबल वसूल लिया गया है। यानी हमको लूटा जा रहा है। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? क्योंकि खजाने में होता तो रुपया नहीं गिरता। और यदि विदेशी निवेश आ रहा होता, लोगों को लग रहा होता भारत में संभावना है, तो यह स्थिति नहीं होती। लगातार जो चीजें डूब रही, तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है? अर्थव्यवस्था असल में कर्ज से बढ़ रही है। और कर्ज का जो हमें ब्याज अदा करना पड़ रहा है वो इतना ज्यादा है कि कुछ कहना नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था तो 54 लाख पॉइंट समथिंग करोड़, राउंड फिगर में 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज भारत के ऊपर तकरीबन 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। इससे आप समझ सकते हैं। और राज्यों के ऊपर भी इसी तरीके से कहीं डबल हो गया है, कहीं 3 गुना हो गया है, कहीं 4 गुना हो गया। यानी आप देश की दशा समझ सकते हैं। तो जब यह हालत हो तो आपको सोचना पड़े। क्या तो राहुल गांधी वही बात बार बार कहते हैं कि जिसका जो काम है वो कर ही नहीं रहा है। असल में हर कोई दूसरे का काम कर रहा है और वो काम कर रहा है जिसमें उसे महारत नहीं है। और फिर इन सब के जरिए
चंद पूंजीपतियों की जेब में सारा पैसा आ रहा है। इसीलिए पूंजीपति चाहते हैं कि आप उनके यहां 90 घंटे काम करें, आप सुकून का जीवन ना जिए, आप फंसे रहे और काम काम उनके लिए कमाइए, उनके लिए जीजिए, क्योंकि सरकार भी उनके लिए कर रही है और सब करेंगे। तो यह है, आपकी जिंदगी को खत्म करके उन्हें पैसा चाहिए और आपको बर्बाद करने के लिए चाहिए। जी हां, यही मोदी मॉडल, यही मॉडल आज चल रहा है जी, और यह आपने बनाया है। सोचिए, बार बार सोचिए। जय